हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेटा, अगर आप ब्लड की बात करोगे तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो अपनी बॉडी में क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बेसिक की अगर हम बात करें बेटा, तो ब्लड क्या होता है? सो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ब्लड इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, दूसरा वहाँ पे क्या है, उसके अंदर टिश्यू कौन सा होता है? सो उसके अंदर टिश्यू होता है बेटा कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो पहला पॉइंट हमें कौन सा याद रखना है कि जो ब्लड होता है बेटा, उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम पीएच की बात करें, सो ब्लड का पीएच कितना होता है हमारा? 7.4, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन। अगर हम बात करें कि बेटा ब्लड की ओरिजिन क्या होती है, ठीक है, इसकी फेट ऑफ ओरिजिन क्या है, तो इसकी ओरिजिन जो होती है बेटा वो होता है मेसोडर्मल। ठीक है, आपको पता होगा 3 टाइप के ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। तो यहाँ पे ब्लड की जो ओरिजिन है बेटा वो क्या है? मेसोडर्मल। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट कौन सा याद रखना है? स्टडी। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ये पॉइंट याद रखना है, ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी में? सो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो 4 to 6 लीटर। कितना होगा बेटा? 4 to 6 लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ब्लड को सेपरेट कैसे करते हैं? तो अगर आप बात करोगे ब्लड को सेपरेशन करने का, तो एक टेक्निक होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या? आपको ब्लड को एक वेसल्स में लेना है। एक वेसल्स में लेने के बाद आपको क्या करोगे? उसको हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, जब जिससे क्या होता है? लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट सेपरेट हो जाता है। तो उसको बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन हम ब्लड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। अगर आप ब्लड के कंपोजिशन की बात करोगे तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट और दूसरा क्या होता है? लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट की बेटा अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर होता है प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट की बात करेंगे वहां पे क्या होता है? अपना ब्लड कार्ब सेल्स। ठीक है, सो अगर कंपोजिशन की बात करोगे तो 100% ब्लड में बेटा 55% हमारा क्या होता है? प्लाज्मा, दैट इज लिक्विड पार्ट, एंड 45% क्या होता है? ब्लड कार्ब सेल, दैट इज सॉलिड पार्ट, है ना। चलो, अब यहाँ पे अगर सॉलिड पार्ट की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे कौन कौन आता है? तो सॉलिड पार्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आएगा पहला इरिथ्रोसाइट, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। दूसरा क्या आएगा? ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम लोग और क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं इसको? प्लेटलेट्स। तो ये तीनों हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा? सॉलिड पार्ट के अंदर। बेटा ये याद रखना है कि जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और तीसरा कौन सा? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं और डीप में क्या? दैट इज प्लाज्मा, दैट इज लिक्विड पार्ट। सो लिक्विड पार्ट की अगर आप बात करोगे बेटा तो वो क्या होता है? 55%। उस 55% में बेटा 90% बेटा आपका क्या होता है? वाटर होता है। 90% क्या होगा? वाटर। और बाकी के 10% में इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट 7 to 8% हमारा क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% टोटल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एंड ऑल्सो जो प्लाज्मा होगा वो कितना? उसमें 90% हमारा क्या होगा बेटा? वाटर। अब आगे अगर हम बात करें प्रोटीन, तो ये कितना होता है? 7 to 8%। कितना होगा प्रोटीन? 7 to 8% ऑफ टोटल ब्लड, या फिर टोटल प्लाज्मा, है ना। चलो, सो बेटा अगर हम देखें तो कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो 4 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। पहला एल्बुमिन, दूसरा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और चौथा प्रोथ्रोम्बिन, है ना। ये 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिनका बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन जो इसमें ड्रग बाइंड करने का काम करता है, फाइब्रिनोजन जो किसमें हेल्प करता है बेटा? क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करेगा? क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। और ये ग्लोबुलिन क्या बनाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, जो आपकी इम्यून सेल्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो चारों प्रोटीन्स होते हैं बेटा, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि जो अब लास्ट में भी देख रहे हो कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। तो वो भी हमें किस में हेल्प करता है? वो भी हेल्प करता है हमें ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, सो पहला क्या है देखा हमने? वाटर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अगर आप देखोगे तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा में बेटा बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फेरस और पोटेशियम। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करोगे तो फूड, तो प्लाज्मा में ही हमारा फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोवाइड करना। अमाइनो एसिड, है ना, जो किसका ब्रेकडाउन होने पे अमाइनो एसिड बनता है? तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने पे अमाइनो एसिड बनता है। फैटी एसिड क्या है? तो फैटी एसिड जो बेटा हम लिपिड्स वगैरह खाते हैं उसका ब्रेकडाउन किस में होता है? अमाइनो एसिड में होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी? प्लाज्मा में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, दैट इज एंटीकोगुलेट। अब ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड है बेटा उसको कोगुलेट नहीं होने देता। क्या नहीं होने देगा? कोगुलेट नहीं होने देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी कोगुलेट। तो उस हमारी बॉडी में जो ब्लड रहता है बेटा वो कोगुलेट नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी, सपोज ये हमारा सेल है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कट लग जाए तो क्या होगा? ब्लड ब्लीडिंग होने लगे, आप लोग क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। बट वो बॉडी के अंदर ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ
हिपैरिन, हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हिपैरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड अपनी बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट। उसके बाद अगर आप बात करोगे बेटा तो प्लाज्मा के अंदर कुछ वेस्ट भी होते हैं जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यूरिया एंड क्रेटिनाइन। यूरिया को हम लोग बेटा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं और साथ में क्रेटिनिन जो होता है वो मसल्स के थ्रू बाहर होता है, ठीक है। सो ये इतनी चीजें अपने प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। उसके बाद कोई थोड़ी स्मॉल अमाउंट में बेटा डिसॉल्व गैसेस भी प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, डिसॉल्व गैसेस, और कुछ कुछ रेगुलेटर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए और एंजाइम हो गए। तो ऐसे रेगुलेटर भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा ओवरऑल हो गया हमारा क्या, प्लाज्मा, या फिर ओवरऑल कंपोजिशन हमने किसका देख लिया, ब्लड का। नेक्स्ट साइड की अगर आप बात करोगे बेटा, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम है उसका आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म आई होप आप सबको क्लियर होगा, रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं बेटा उसको, रेड ब्लड सेल। अगर आप शेप की बात करोगे तो इरेथ्रोसाइट का शेप कैसा होता है, सर्कुलर टू बाइकॉन्केव। कैसा शेप होगा बेटा उसका, सर्कुलर टू बाइकॉन्केव। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा आरबीसी होता है बेटा, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके पास आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा है बेटा, दो एक्सेप्शन आप याद रखना, कैमल्स और लेमा। कैमल्स और लेमा दो ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी में हमारी आरबीसी में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। दूसरा, अगर आप आरबीसी की बात करोगे तो कौन से कलर का होता है बेटा, दैट इज रेड कलर का। टोटल हमारा ब्लड ही अगर आप देखोगे तो कौन से कलर का होगा बेटा, रेड कलर। अब वो रेड कलर उसके अंदर कैसे आता है, तो बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके वजह से आ रहा है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन भी हमने बेटा डिस्कस करा था जब मैं आपको सर्कुलेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो जब सर्कुलेशन वाला वीडियो एक बार आप देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा हीमोग्लोबिन क्या है। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। हीमोग्लोबिन अगर आप बात करोगे बेटा, बेसिकली इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग कलर टू द आरबीसी, है ना। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो काम क्या करेगा बेटा, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कौन से गैस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो बेटा वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, सो आपका हीमोग्लोबिन। साथ में ब्लड को कलर देने का भी काम करता है, ठीक है। सो बेटा आप कमेंट करके बताना कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉर्मेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना बेटा, अगर आरबीसी का फॉर्मेशन करना है तो उसको फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग कहते हैं बेटा इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। सो बेटा अगर आपको आरबीसी अब फॉर्मेशन करना है तो कोई भी चीज बनाने के लिए हमको कुछ चीजें लगती है। तो देखो आरबीसी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला बेटा हीम प्रोटीन, दूसरा विटामिन B12 और तीसरा फॉलिक एसिड। ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। विटामिन B12 याद रखना बेटा, बहुत इसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हम साइनोकोबालामिन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो आपको रिक्वायरमेंट पता चल गया कि सर आपके आरबीसी को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, हीम प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। उसके बाद हम बेटा बात करें कहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो फॉर्मेशन बात करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। सो बेटा यहाँ पे दो चीज याद रखना, फीटल कंडीशन में आरबीसी कहाँ बनता है और एडल्ट में कहाँ बनता है। तो फीटल कंडीशन में बात करोगे बेटा तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है लिवर एंड स्प्लीन में, है ना। जब फीटस बच्चा मम्मी के यूट्रस में रहता है तो उस केस में कहाँ पे आरबीसी बनता है, तो लिवर एंड स्प्लीन। और दूसरा एडल्ट के केस में कहाँ पे बनता है, तो बेटा रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनेगा, रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो में बनने के लिए इसको स्टिमुलेट कौन करता है, तो यहाँ पे बेटा मैंने एक पॉइंट लिखा है, हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो। तो वो कौन सा हार्मोन है बेटा, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज करता है, तो अपना किडनी। कौन रिलीज करेगा बेटा, किडनी जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे होगा, वो हमने देखा। अब काउंट कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी। सो नॉर्मल काउंट की बात करोगे तो बेटा मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल की अगर आप बात करोगे तो वहां पे होता है 5.1 to 5.8 मिलियन mm3, और फीमेल की बात करोगे तो 4.3 to 5.2 मिलियन mm3। ये आरबीसी का नॉर्मल काउंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेटा कि अगर आरबीसी का नंबर बढ़ गया सर तो क्या होगा, और डिक्रीज हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इफ आरबीसी नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो जो बेटा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। और दूसरा क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी हुआ बेटा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं उसको, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमारे आरबीसी में क्या कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो बेटा आपका किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन
आगे चल के बेटा ये क्या करेगा, कार्बोनेट आयन बनाता है जो बेटा आपको CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो उसके आगे अगर हम बात करें बेटा कि हमारे आरबीसी का फंक्शन क्या है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो अभी हमने देखा आरबीसी का मेन फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कौन सा गैसेस? ऑक्सीजन और CO2। साथ में ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है, और साथ में बेटा जो हमारा आरबीसी होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये बेटा मैंने ओवरऑल पूरा आपको पिक्चर क्लियर कर दिया कि हमारा आरबीसी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसका नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा। बेटा जितने भी आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे चीजें दिख रही हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करोगे WBC का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा व्हाइट ब्लड सेल है ना। व्हाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, कलरलेस। अब ये कलरलेस क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। हमने आरबीसी के केस में क्या देखा था कि बेटा वहां पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या था, रेड कलर। बट यहाँ पे WBC में बेटा कोई भी पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके लिए इसका ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे बेटा तो ये हमारा जो WBC होता है बेटा वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। ये जो WBC होगा उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साथ में ये न्यूक्लियस अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग टाइप अभी हम देखेंगे वहाँ पे अलग अलग शेप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। WBC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, कलरलेस होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट, एंड साथ में ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। आगे फॉर्मेशन की बात करोगे बेटा तो WBC के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो WBC के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ल्यूकोपोइसिस। आगे अगर मैं बात करूं काउंट कितना होता है, तो इसका काउंट होता है बेटा 5000 to 11000 mm3। कितना होता है, 5000 to 11000 mm3। अगर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बेटा, तो इसका भी फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, बोन मैरो। कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो में ही इसका भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आरबीसी का बोन मैरो में हो रहा था, तो सेम WBC का भी फॉर्मेशन बेटा कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें बेटा, आपका नॉर्मल काउंट हमने क्या देखा, 5000 to 11000। बट अगर बेटा WBC का काउंट अगर डिक्रीज हो गया, WBC का काउंट अगर कम हो गया है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। एज इट इज हम लोग इरिथ्रोसाइट का नंबर कम हो रहा था तो क्या बोल रहे थे, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। ठीक है, सो वैसे WBC का काउंट कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अब दूसरा केस है बेटा, अगर WBC का नंबर बॉडी में इंक्रीज होता है, क्या होता है, अगर WBC का नंबर इंक्रीज होता है बेटा तो उसको दो केसेस में WBC का नंबर इंक्रीज हो सकता है। पहला, एक कोई टेम्परेरी इन्फेक्शन वगैरह हुआ, उस टाइम WBC हमारा क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम करता है, उस केस में उसका नंबर बढ़ता है। क्लियर? तो अगर टेम्परेरी नंबर बढ़ा हुआ है बेटा, टेम्परेरी नंबर अगर बढ़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, कहेंगे उसको ल्यूकोसाइटोसिस। और ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होगा बेटा, इन द केस ऑफ इन्फेक्शन। जब अपनी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा बेटा तो क्या होगा, WBC का काउंट टेम्परेरी बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरा अगर आप बात करोगे परमानेंट, अगर परमानेंट WBC का नंबर बढ़ेगा बेटा तो ये क्या है, गड़बड़ है। मतलब हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल कंडीशन देखने मिलेंगे। वो क्या कंडीशन अभी मैं आपको बताता हूँ। बट अगर परमानेंट और अनकंट्रोल, परमानेंट प्लस अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है बेटा तो उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे उसको, ल्यूकेमिया। अगर परमानेंट WBC का नंबर बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ब्लड कैंसर। क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर। तो एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे ब्लड कैंसर कॉज्ड इन WBC, RBC या प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकेमिया होता है वो किस में होता है, ल्यूकोसाइट की परमानेंट इंक्रीज नंबर होने की वजह से होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करेंगे बेटा कि एक ये तो सारे इन्फॉर्मेशन हो गए हमारे रिगार्डिंग टू WBC। बट यहाँ पे आपका जो WBC होता है बेटा वो उसके अंदर एक मूवमेंट देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, एक मूवमेंट देखने मिलता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहते हैं, डायपेडेसिस। व्हाट इज डायपेडेसिस, मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टुवर्ड्स। जब सपोज ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, इसमें सपोज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, क्या आ गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हमारा जो WBC है बेटा वो इसकी तरफ क्या करता है, मूव करता है, इसकी तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या करेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी तरफ घूम के उसको क्या करेगा बेटा, इंगल्फ कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंगल्फ, जिसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं उसको, फैगोसाइटोसिस। तो बेटा WBC ने इसको इंगल्फ करके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टुवर्ड्स जो मूवमेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं डायपेडेसिस। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज डायपेडेसिस। सो मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। कौन सा मूवमेंट करता है WBC बेटा, तो आपको याद रखना है कौन सा मूवमेंट करता है सर, एमेबॉइड मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट, एमेबॉइड मूवमेंट। अब यहाँ पे
फंक्शन की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे देखा तो फंक्शन बेसिकली जो हमारा WBC है हमारी बॉडी का क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है, बेसिकली वो हमारी बॉडी का क्या संभाल के रखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में जो भी हम फॉरेन पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो कैपेसिटी आ रही है, हमारी इम्यून को अगर आप बेसिकली देखोगे तो वो किसके हाथ में होता है, हमारे WBC के हाथ में होता है। ठीक है, चलो अभी आगे मैं बात करूं बेटा टाइप्स, कितने टाइप के WBC होते हैं। तो टाइप्स की अगर आप बात करोगे बेटा, इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करा गया है। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट इसका ब्रीफ देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा टाइप्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे बस इतना याद रखो बेटा, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, तो अपने ग्रेनुलोसाइट। इसका याद कैसे करोगे बेटा, आप NBA करके ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे, NBA वो जो वॉलीबॉल का मैच होता है ना, उसको NBA कहते हैं। सो NBA, सो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आ गया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट की अगर आप बात करोगे बेटा, तो वहां पे कौन कौन आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उसमें भी हमने दो देखा है, कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सा है बेटा, बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सो आपको बस जस्ट इतना याद रखना है बेटा कि जो हमारा ये WBC का जो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में भी 2 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये सबसे पहले अगर मैं WBC की बात करूं तो जो WBC होता है बेटा, वो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल्स, उसके जो वेरिएबल्स फॉर्म में, मतलब वो अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स के WBC होते हैं। इसका ये आप याद रखना कि जो हमारा WBC होता है बेटा, वो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, अब टाइप की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या, सपोज बेटा ये हमारा एक WBC है, क्या है, WBC, और ये WBC के अंदर उसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अभी जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, उसका ग्रैन्युलर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें ग्रैन्यूल एब्सेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, सो अगर मैं एक ग्रैनुलोसाइट की बात करूं तो ग्रैनुलोसाइट कितना होता है, तो 72% कितना प्रेजेंट होता है, 72% ऑफ टोटल WBC। तो वहीं अगर आप बात करोगे एग्रेनुलोसाइट का, तो वो कितना होता है, 28%। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। ग्रैनुलोसाइट बेसिकली अभी मैंने बताया बेटा कि क्या होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, सो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो अब मैं बात करूं ग्रैनुलोसाइट की, तो ये फर्दर कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल्स, बेसिडोफिल्स और एसिडोफिल्स। ये टाइप्स कैसे डिसाइड किए गए बेटा, साइंटिस्ट ने इसमें क्या करा था, अलग अलग टाइप के डाई यूज किए थे। क्या यूज किए थे, डाई यूज किया था। जिसने एसिड डाई का स्टेन फॉर्म किया उसको एसिडोफिल्स बोला, जिसने बेसिक डाई का स्टेन फॉर्म किया उसको बेसोफिल्स बोला, और जिसने किसी भी डाई में कुछ भी नहीं शो किया उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो बेसिकली ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। सो अब मैं न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं, सो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स। कितना होता है, अराउंड 70%। ये देखो आप, ये 72% था, बट उसमें 70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अगर आप देखोगे जितने भी अपने WBC होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या हो गया, जो भी सपोज ये ब्लड वेसल्स में क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ये ब्लड वेसल्स में आपके कोई भी अगर बैक्टीरिया है बेटा, तो वो क्या करेगा, उस सपोज ये बैक्टीरिया मैं बाहर यहाँ पे निकालता हूँ, तो ये बैक्टीरिया को जो हमारा WBC होता है वो क्या करता है, इंगल्फ कर जाता है। क्या कर जाता है, इंगल्फ कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक जो एक्शन होता है उसका बेटा, वो बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए जितने भी WBC है सारे के सारे क्या है, फैगोसाइटिक। एक्सेप्शन है बेटा कौन सा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप याद रखना कि सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स, दैट इज 70%, फैगोसाइटिक नेचर का है। अब हाँ, एक जो क्वेश्चन बार बार आता है कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, सो इसका न्यूक्लियस अगर आप देखोगे बेटा तो वो होता है मल्टी लोब, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होगा उसके अलग अलग ऐसे लोब्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, उसके मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स की बात करोगे सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पूरे WBC का सबसे लेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, तो बेसोफिल्स। अगर आप देखोगे कितना प्रेजेंट है, 0.5 to 1%। कितना, 0.5 to 1%। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो इसका न्यूक्लियस बेटा क्या होगा, ट्विस्टेड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी देखो मैंने अभी आपको बोला सारे WBC क्या है,
फैगोसाइटिक नेचर। बट ये जो हमारा WBC होता है दैट इज फैगोसाइटिक बेसोफिल्स, वो क्या होता है, नॉन फैगोसाइटिक नेचर का होता है। क्या होता है, नॉन फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ठीक है, चलो अभी नॉन फैगोसाइटिक नेचर का है तो कुछ तो काम करेगा। हाँ, तो ये क्या काम करता है बेटे, कुछ चीजें रिलीज करता है जिनका नाम क्या है, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये क्या करता है, इन 3 चीजों को रिलीज करता है। हिपैरिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, तो अब इनके भी अलग अलग फंक्शन है। जैसे हिपैरिन का फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा हिपैरिन क्या होता है, एज अ एंटी कोगुलेंट काम करता है। क्या करता है, एंटी कोगुलेंट काम करता है। जो हिपैरिन है बेटा वो क्या है, एंटी कोगुलेंट है। और जो हिस्टामिन है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जी के लिए। और जो सेरोटोनिन होता है वो क्या है, लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तीनों के फंक्शन अपने अलग अलग होते हैं। बट याद रखना कि जो बेसोफिल्स होता है वो क्या है, नॉन फैगोसाइटिक नेचर का। अभी बेटा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इस बेसोफिल्स को और क्या बोलते हैं, साइनोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है साइनोफिल्स। तो एग्जाम में आपको साइनोफिल्स भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब मैं एसिडोफिल्स की अगर हम बात करें, किसका, एसिडोफिल्स। तो एसिडोफिल्स क्या है, सबसे अगर आप देखोगे तो एसिडोफिल्स का जो अमाउंट है कितना है, 1 to 3%। कितना प्रेजेंट होता है, 1 to 3%। इसका न्यूक्लियस कैसा है, तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है इसका न्यूक्लियस, बाइलोब्ड। ये भी फैगोसाइटिक नेचर है। अभी मैंने आपको बताया फैगोसाइटिक मतलब क्या, फैगोसाइटिक एक्शन से जो WBC होता है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, हिस्टामिन। तो ये जो अपना एसिडोफिल्स होता है वो बेसिकली क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसके पास, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। अगर जहाँ पे अगर कुछ एलर्जी हो रहा है तो वहाँ हिस्टामिन रिलीज होगा, तो उसके अपोजिट में कौन रिलीज होता है, तो एंटी हिस्टामिन, जो कौन रिलीज कराता है, अपना एसिडोफिल्स। तो ये हमारा हो गया टोटल क्या, ग्रेनुलोसाइड। अब एक पॉइंट आप लोग और याद रखना, जैसे कि बेसोफिल्स को हम लोग और क्या बोल रहे थे, साइनोफिल्स, तो एसिडोफिल्स को भी और हम लोग क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल्स। क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अगर अब हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइड की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ए ग्रेनुलोसाइड की अगर आप बात करोगे तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कितने होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ पे इसका परसेंटेज अभी हमने देखा 28%, जिसमें से 25% आसपास क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। बाकी का जो बचा बेटा वो कौन होगा, मोनोसाइट। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, किसका, आपके मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। कहीं कहीं पे आपको बीन शेप भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो और साथ में एक पॉइंट और याद रखना, इसका लार्जेस्ट WBC होता है। सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सा है, तो मोनोसाइट है। ठीक है, ये भी जो होता है बेटा, ये भी क्या होता है, फैगोसाइटिक नेचर का ही होता है। ये भी हम दूसरे टाइप की बात करेंगे तो बेटा यहाँ क्या है, लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट का अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो कैसा होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और साथ में लिम्फोसाइट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। अब ये बी और टी में डिफरेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस की बात करोगे बेटा, जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों जो होते हैं वो डेवलप बनते कहाँ पर है, तो दोनों का फॉर्मेशन हमारा होता है बोन मैरो में। कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो। दोनों का फॉर्मेशन बेटा बोन मैरो में होता है। बट ये जो आपका टी लिम्फोसाइट है, इसका डेवलपमेंट और मैचुरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में। कहाँ पे होगा, थाइमस ग्लैंड। इसका जो आपका टी लिम्फोसाइट है, इसका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में। कैसे होगा, तो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन के इन्फ्लुएंस से बेटा इसका पूरा डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जहां पे बनेगा वहीं पे मैच्योर होगा, इसलिए उसका नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट। अब बेटा अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करूं तो बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट हमारा होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। सो अपनी बॉडी में टोटल कितने 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। कौन कौन से, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ये 5 अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम आपको इम्यूनिटी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि एंटीबॉडीज के इनके अलग अलग एंटीबॉडीज के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी बॉडी को बेटा कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो एक पॉइंट याद रखना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी देता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, और इसके बाद जो टी लिम्फोसाइट की मैं जैसे मैंने आपको बताया, इसका टी लिम्फोसाइट बनता कहाँ पे, तो बनता है हमारा बोन मैरो में। बट इसका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है, तो थाइमस ग्लैंड में। किसकी हेल्प से होगा, थाइमोसिन हार्मोन की हेल्प से होगा। ठीक है, चलो अभी टी लिम्फोसाइट क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइप के सेल बनाता है। ठीक है, इसको हमारी बॉडी के सोल्जर सेल भी कहते हैं। अलग अलग टाइप के सेल कौन से हो गए, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल एंड टी सप्रेसर सेल। ये 4 टाइप के अलग अलग सेल बनाता है। इसीलिए बेटा अगर आप देखोगे तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो क्या देता है हमको, सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, सेल्यूलर इम्यूनिटी।
ठीक है। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ WBC। आपको यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके न्यूक्लियस के शेप से MCQs आपको बन सकता है, या फिर डिटेल्ड आपको लिखने आ सकते हैं कि टोटल एक्सप्लेन करो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ WBC, है ना। चलो, या फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आप जस्ट इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, है ना। तो आप याद रखना कि थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें तो प्लेटलेट्स होता कैसा है, तो इसका शेप अगर आप देखोगे बेटा तो कैसा होता है, इट इज ओवल शेप। कैसा होगा, ओवल शेप। और दूसरा, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या, तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। क्लियर। अगर हम इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो इसका काउंट कितना होता है, 2.5 to 4.5 मिलियन। कितना होगा, 2.5 to 4.5 लाख पर mm3। क्लियर। तो इसका काउंट भी आपको क्लियर हो गया। बट अगर बेटा इसका काउंट कम हो गया, क्या हो गया, अगर इसका काउंट कम हो गया तो क्या होगा, जितना काउंट है जैसे 2.5 to 4.5 इसका नॉर्मल काउंट है, बट अगर इसका काउंट कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं, काउंट कम हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर बेटा इसका काउंट इंक्रीज हुआ, क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगर काउंट कम होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर काउंट इंक्रीज होता है तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोसिस। आगे इसका फॉर्मेशन, इसका भी फॉर्मेशन अगर आप देखोगे बेटा तो कहाँ पे होगा, हमारे बोन मैरो में भी इसका, बोन मैरो में ही इसका भी फॉर्मेशन होता है। बट इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द फ्रैगमेंटेशन। कैसे होता है, बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या है बेटा, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, क्या है, सॉरी एक कभी सपोज ये हमारा एक सेल है, क्या है, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा काफी बड़ा होता है। क्या होता है, ये सपोज हमारा कोई सेल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल को क्या कहते हैं, साइटो भी कहते हैं, फिर सेल कहते हैं। तो सेल के पास अगर ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अभी अ सेल विच हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो लिखा है अ सेल विच हैज अ लार्ज न्यूक्लियस कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स का बेटा क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट्स का ये फ्रैगमेंटेशन होगा। इनके फ्रैगमेंटेशन होने की वजह से बेटा ये क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपके प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कैसे होगा, बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, चलो अगर हमें लास्ट में इसकी फंक्शन की बात करूँ तो अपने प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, तो बेटा ये आपको प्लेटलेट जो होते हैं वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा, सपोज ये बेटा हमको क्या हुआ, कोई ये हमारा स्किन है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टिश्यू मान लेते हैं, यहाँ पे हमको इंजरी हो गई। क्या हो गई, इंजरी हो गई। तो इंजरी होने के बाद अगर आप देखोगे बेटा तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इंजरी हुआ तो ब्लड लॉस होने लगेगा। पे क्या हुआ, ब्लड लॉस हो रहा है। अब ये ब्लड अगर ज्यादा हैवी ब्लड लॉस होगा तो क्या इंसान मर भी सकता है। क्लियर। तो ये जो यहाँ से आपका ब्लड रिलीज हो रहा है, यहीं पे वो क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन कर लेता है। क्या फॉर्मेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, क्लॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट, या फिर इसका दूसरा नाम थ्रोम्बस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉट और थ्रोम्बस। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन होगा बेटा, जिससे क्या होगा, आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। वो क्या करेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। किसको स्टॉप कर देगा, स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। ये आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पूरा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेटा आपको बस इतना ही याद रखना है। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। उसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप, नॉन न्यूक्लिएटेड। उसका काउंट अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, 2.5 to 4.5 लाख पर mm3। इसकी नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये मैंने पूरा आपको समझाया, कैसे, बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। और उसका लास्ट में फंक्शन क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो बेटा ये हमारा पूरा कंप्लीट आज फिनिश हो गया, क्या, पूरा ब्लड। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, जो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है,